उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। वो अपना बताएं उनके कार्यकाल में क्या हुआ। उनके कार्यकाल में यही तो हुआ है कि जनप्रतिनिधि भवन पे विसूत्री का ताला लगा हुआ है। 8 वर्षों से देन है, आत्मबल का देन है कि 2500 ब्लॉक में उन्होंने हिम्मत जुटा करके 2500 ब्लॉक में जनप्रतिनिधि भवन बनाने का काम किया। वो तो हमारा नकल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आज उनको कम से कम 5 करोड़ प्रत्येक वर्ष फंड मिलता है। 8 5 40 करोड़ होता है। 40 करोड़ की निधि एक बहुत बड़ी राशि है। माननीय पार्षद महोदय, वर्ष 2003 से 9 हम लोग रहे, उसके बाद 9 से 15 माननीय हुलास पांडे जी थे उस वक्त के निर्वर्तमान, और उसके बाद 15 से ये बने महागठबंधन की सीट पे। इस बातों को, इस मुद्दों को वो क्यों हटा रहे हैं कि महागठबंधन के वोट से जीत करके आज अपने आप को कह रहे हैं कि हम एमएलसी हैं। आज बिहियां में चुनावी सभा की बैठक थी और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में मुझे अपना समर्थन देने का वादा किया है और मैं इसके लिए बिहियां के सारे जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैनिफेस्टो में हमने अपना बताया कि मेरा जो भी प्रमुख मांग है, प्रमुख मांगों में से पहला तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के वेतन भत्ता की वृद्धि हो। दूसरा मांग था उनका कि भाई हम लोग को पेंशन का मानदेय किया जाए। तो हमने अपने मंच के माध्यम से सब लोग को आश्वस्त किया कि हम जब सदन में जाएंगे तो उनके पेंशन की मांग उठाएंगे। बेशक क्यों वो पेंशन 85 रुपया क्यों ना हो, राशि कोई हमें नहीं देना है, हमें उनके मांगों को ले जा करके सदन में रखना है। और उनको मैंने ये आशा विश्वास दिलाया है कि आपका निश्चित तौर पे अगर मुझे मौका मिलता है तो अपनी बातों को आप वहाँ रख करके सदन में आपके पेंशन की बातों को मैं करवाने का काम करूँगा। एक मांग निकल के आती है, हो या बक्सर हो, जो प्रतिनिधि भवन बना है वो किसी और के कब्जे में है। पत्रकार लोगों से मैं पहले भी आग्रह किया था, पूर्व में भी बक्सर में था या जहाँ भी, ये सरासर गलत है। जो भी पंचायत प्रतिनिधि भवन बना है वो बिल्कुल पंचायत प्रतिनिधियों के लिए है। और ये तो बातें मुझे केवल बक्सर में सुनने को मिल रही थी, आज पहली बार बिहियां में भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ का भी जो पंचायत प्रतिनिधि भवन है उसमें विसूत्री का कार्य चलाया जाता है। पंचायत प्रतिनिधि भवन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए इसलिए बनाया गया था कि जब सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं दी गई पंचायत प्रतिनिधियों को, तो हम लोगों की सोच ये थी कि एक भवन का निर्माण करें जिसमें केवल पंचायत प्रतिनिधि बैठे और वहाँ बैठने के बाद पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यों की समीक्षा करें और पंचायत प्रतिनिधि अपने हक की जानकारी वहाँ बैठ करके लें और अपने कार्यों को वहाँ से क्रियान्वित करें। किसके इशारे पे प्रतिनिधि भवन को विसूत्री के किनारे? ये तो सर्वविदित है कि ये विसूत्री भवन सरकार के इशारे पे हुआ है। हम लोग तो सरकार में है नहीं, हम लोग तो विपक्ष में हैं और विपक्ष में रह करके अपने आम जनता का या अपने जनप्रतिनिधि का आवाज़ मजबूती से वहाँ रखने की बात काम करेंगे। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि जो आपने डबल इंजन की सरकार को मजबूती दे रहे हैं आप एकदम ग्रामीण स्तर से, वहाँ से आप अपनी मजबूती हटाइए तब सरकार जागेगी। बिना जनप्रतिनिधि के कोई एमपी नहीं बन सकता है, कोई विधायक नहीं बन सकता है। क्या हमारे वार्ड सदस्य लग जाए, एक पंचायत में मिनिमम वार्ड सदस्य 10 होते हैं और मैक्सिमम 18, अगर बड़ा पंचायत है तो 18, छोटा पंचायत है तो 10। आप ये बताइए कि अगर 10 वार्ड सदस्य और 2 पंचायत समिति और 1 मुखिया अगर अपने पंचायत में लग जाए, किसी की मजाल है वो महागठबंधन हो, वो एनडीए हो, किसी की मजाल है क्या कि वो अपना विधायक बना लेगा? ये हम धमकी भरे स्वर में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि क्या किसी की मजाल है कि वो अपना विधायक प्रतिनिधि बना ले, वो अपना एमपी बना ले? तो जनप्रतिनिधि जो है त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और मैं ये काम करने जा रहा हूँ उनके बीच में जा करके उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाने, उनको अपने हक के बारे में बताने का काम कर रहा हूँ। कहा गया कि जो एनडीए के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद नहीं मैनिफेस्टो बता रहे हैं कि जितने के बाद जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करेंगे और क्या किए हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आरजेडी प्रत्याशी है वो भूल रहे, जब कोरोना काल आया था वो सब लोग घर में दूर पे बैठे थे, उस वक्त हम जनता के बीच में थे। पहला तो उनसे ये बोलिए कि चुनावी समर में आए हुए हैं हम लोग विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। कोरोना काल आपदा काल कहा जाता है। पहले तो उनको ये फ़र्क बताइए कि विकास कार्य और आपदा काल में क्या अंतर होता है, उसके बाद वो चर्चा करें आपदा किसे कहते हैं और विकास क्या करते हैं। आपदा को अवसर न बनावे, ये एनडीए का प्रमुख हथियार है कि आपदा को अवसर बनाते हैं।
बेटियों को जो भत्ता मिल रहा है वो मेरे पिताजी का देन है, बता रहे हैं। वो खुद सदन में, ये तो मैं खुले मन से बोल रहा था। 10 रुपये का RTA का टिकट आता है, 10 रुपये का आप RTA का फॉर्म भरें और विधानसभा से आप मंगवा लें कि किसके काल में स्वीकृत हुई थी। ये बोलने से नहीं ना होगा। ये तो 10 रुपये का RTA का आता है, जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको आप जमा कीजिए और आ जाएगा कि किसके काल में इस बातों को उठाया गया और किसके काल में ये स्वीकृत किया गया। इसी बिहिया में कल उनकी मीटिंग थी और कह कर गए हैं कि आपके पिता को लेकर कि उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ और ढिढोरा पीट रहे हैं। उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। वो अपना बताएं उनके कार्यकाल में क्या हुआ। उनके कार्यकाल में यही तो हुआ है कि जनप्रतिनिधि भवन पे विसूत्री का ताला लगा हुआ है। 8 वर्षों से वो लोग इस क्षेत्र में हैं। 8 वर्षों से वो इस क्षेत्र में हैं। जब मेरे पिताजी थे उस वक्त 50 लाख की राशि आती थी। आपको पत्रकार बंधु, आप लोग उम्र में छोटे हैं, मुझे लगता है 2003 में आप लोग पत्रकारिता नहीं करते होंगे। मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग पूर्व में जा करके उन सारी योजनाओं की समीक्षा कीजिए। NREP में, DDC ऑफिस में, वहीं से पहले सारी योजनाएं होती थी। आप पूरी बातों को सुन लीजिए पहले और आप वहां से निकालिए कि हम लोग को राशि क्या मिलती थी। महज 50 लाख की राशि मिलती थी और 50 लाख की राशि में ये लालदास राय का देन है, ये उनके आत्मविश्वास का देन है, आत्मबल का देन है कि 2500 ब्लॉक में उन्होंने हिम्मत जुटा करके 2500 ब्लॉक में जनप्रतिनिधि भवन बनाने का काम किया। वो तो हमारा नकल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जनप्रतिनिधि भवन अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर जनप्रतिनिधि भवन बनाने की आवश्यकता क्या है? आप जनप्रतिनिधि भवन को सुदृढ़ कीजिए ना, जनप्रतिनिधि भवन का जीर्णोद्धार कीजिए, जनप्रतिनिधि भवन को डिजिटलाइज कीजिए। इन सब मुद्दों पे वो बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कोरोना में जब सब लोग सोया हुआ था तो वो निकले हुए थे। कोरोना में क्या वो देख रहे थे क्या कि कौन निकला है कौन नहीं निकला है? उनसे ज़्यादा कोरोना में हम घूम रहे थे। लेकिन बता रहे हैं कि जो भी विकास दिख रहा है वो हमारे पिताजी का विकास दिख रहा है। 8 साल से वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वर्तमान MLC साहब। आज उनको कम से कम 5 करोड़ प्रत्येक वर्ष फंड मिलता है। 8 5 40 करोड़ होता है। 40 करोड़ की निधि एक बहुत बड़ी राशि है। माननीय पार्षद महोदय आरा से लेकर बक्सर तक जनप्रतिनिधि भवन के अलावा मुझे 10 अपना बोर्ड केवल चिन्हित करके भेज दें, उसके बाद उनका पिताजी भी यहाँ पे एक प्रतिनिधि भवन बनाया, लेकिन वो भी प्रशासन के कब्जे में तो यहाँ का। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब हमारे पिताजी ने बनाया और हम लोग जब वहाँ से प्रतिनिधि नहीं रहे, हमारे महागठबंधन ने जो भी कारण रहा हो हमें टिकट नहीं मिला। महागठबंधन से टिकट उन्हीं को मिला था। क्यों नहीं रहे? इस बात को क्यों छुपाते हैं कि कुछ नहीं किया, ढिंढोरा पीटा? वर्ष 2003 से 9 हम लोग रहे, उसके बाद 9 से 15 माननीय हुलास पांडे जी थे उस वक्त के निर्वर्तमान, और उसके बाद 15 से ये बने महागठबंधन की सीट पे। इस बातों को, इस मुद्दों को वो क्यों हटा रहे हैं कि महागठबंधन के वोट से जीत करके आज अपने आप को कह रहे हैं कि हम MLC हैं। आप MLC हैं? उस वक्त रहमो करम की हमने बात नहीं कहा, उस वक्त इस दल में थे। रहमो करम शब्द आप ऐसा मत डाल दीजिए कि काउंटर मत करवाइए प्रधान महोदय। हम अपनी बातों को अच्छी तरह से रख रहे हैं। उस वक्त के हमारे गठबंधन से ही वो MLC थे। तो ये भी कह रहे हैं कि लोग जो ये RJD की बात करें तो वो पाठशाला ठीक नहीं था, हम छोड़ दिए। चरवाहा विद्यालय का कल जिक्र किया है कि चरवाहा विद्यालय में हम कितने दिन पढ़े, पाठशाला बदल दिया, अच्छा पाठशाला मिला। तो चरवाहा विद्यालय से ही तो महाराज आपने कदम चलना शुरू किया। तो हम कहते हैं कि माँ के गोद से जन्म होता है, माँ के गर्भ से, उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार कोई सरकारी स्कूल में जाता है, कोई बिरला के स्कूल में जाता है, कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन जो शुरू होता है बच्चे का कदम तो वो शुरू होता है कहाँ से? माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो उनके लिए भी महागठबंधन जो है वो पहला कदम उन्होंने वहीं से शुरू किया था।